दुनिया भर में टी शर्ट्स और पोस्टरों पर दिखने वाले उस मशहूर चेहरे के पीछे असल में कौन था? इस खास विश्लेषण में हम एर्नेस्टो गुएरा डे ला सरना के ऐतिहासिक सफर को पूरी तरह से निष्पक्ष नजरिए से देखने वाले हैं। हमारा मकसद उस ग्लोबल सिंबल से आगे बढ़कर तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर यह समझना है कि एक इंसान का जीवन और उसके फैसले कितने जटिल हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गहराई में उतरते हैं। इस ऐतिहासिक किंवदंती को ठीक से समझने के लिए हम उनके जीवन को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। कट्टरपंथी बनने की शुरुआत, फिर क्रांति का मार्ग, एक गोरिल्ला कमांडर के रूप में उनका उदय, सत्ता में आने के बाद क्रांति का शासन और अंत में उनके अंतिम अभियान। भाग 1। कट्टरपंथी बनने की शुरुआत, कुलीन वर्ग से डॉक्टर तक। 1928 में अर्जेंटीना के रोसारियो में एक कुलीन परिवार में जन्मे युवा एर्नेस्टो को बचपन में ही चे उपनाम मिल गया था। बचपन से ही गंभीर अस्थमा से जूझने के बावजूद उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि उन्होंने रग्बी जैसे आक्रामक खेल खेले, चेस में महारत हासिल की और कार्ल मार्क्स से लेकर सिगमंड फ्राइड तक के विचारों को गहराई से पढ़ा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है चे का गजब का आत्मानुशासन। महज 15 साल की उम्र में ही उनमें समानता को लेकर एक जुनून सवार हो गया था। हाई स्कूल के दिनों में वे यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच बैठते थे, लेकिन शुरुआती राजनीतिक रैलियों में तब तक जाने से मना कर देते थे जब तक कि उनके पास हथियार न हो। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति पढ़ाई में झोंक दी और ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी की 6 साल की मेडिकल डिग्री सिर्फ 3 साल में पूरी कर ली। अस्थमा के लगातार दौरों के बावजूद उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। और यही वो दौर था जिसने उनके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। 1952 में ला पोडेरोसा नाम की मोटरसाइकिल पर 5000 मील की अपनी मशहूर यात्रा के दौरान वे जमीनी हकीकत से टकराए। पूरे दक्षिण अमेरिका में भयंकर गरीबी देखकर वे अंदर तक हिल गए थे। सैन पाब्लो की एक कुष्ठ रोग कॉलोनी में काम करते हुए उन्होंने उन लोगों के बीच एक अद्भुत भाईचारा देखा जिनके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। डायरियों में दर्ज इन अनुभवों ने उन्हें पूरी तरह यकीन दिला दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था गरीबों को कुचल रही है। भाग 2। क्रांति का मार्ग, हस्तक्षेप का गवाह। 1953 में एक डॉक्टर बनने के महज 2 महीने बाद ही उन्होंने अपने मेडिकल करियर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। वे सीधे राजनीतिक अखाड़े में उतर गए, बोलीविया और पेरू की यात्रा की ताकि दबे कुचले लोगों की मदद करने का कोई ठोस रास्ता खोज सकें। ग्वाटेमाला में बिताया गया समय उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वहां वो एक डॉक्टर की तरह काम करना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी आंखों के सामने जेकोबो आर्बेन्स की सरकार के खिलाफ अमेरिका द्वारा फंड किए गए तख्ता पलट को देखा। आर्बेन्स किसानों को जमीन बांटने का काम कर रहे थे, जिसे ताकत के बल पर रोक दिया गया। इस घटना ने गुएरा को पूरी तरह कट्टर बना दिया। उन्हें लगने लगा कि पूंजीवाद से शांति से नहीं लड़ा जा सकता, और यहीं से मार्क्स और लेनिन को और गहराई से पढ़ते हुए उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। मैक्सिको में फिदेल कास्ट्रो से मिलने के बाद वे 1956 में ग्रानमा नौका से क्यूबा पहुंचे, लेकिन ये शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी थी। उतरते ही उन पर घात लगाकर हमला हुआ और 82 में से केवल 12 लोग ही जिंदा बचे। जम के मैदान में चारों तरफ गोलियां बरस रही थीं और भागते समय चे के सामने एक बड़ा फैसला था, अपना मेडिकल बैग उठाएं या गोला बारूद का बक्सा। उन्होंने जीवन बचाने वाली दवाइयों का बैग छोड़ दिया और कारतूस का बक्सा चुन लिया। यह पल इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अब वे डॉक्टर से पूरी तरह एक लड़ाके में बदल चुके थे। ये हमें लाता है भाग 3 पर, गोरिल्ला कमांडर, सिएरा मैस्ट्रा अभियान। मौत के मुंह से बचकर सिएरा मैस्ट्रा के पहाड़ों में पहुंचने के बाद गुएरा पूरी तरह से बदल गए। अब वे सिर्फ एक आदर्शवादी डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक बेहद माहिर गोरिल्ला लड़ाके बन गए थे। उनके इसी हुनर को देखकर कास्ट्रो ने उन्हें कमांडेंट का सर्वोच्च रैंक दे दिया। वे एक बहुत ही शानदार रणनीतिकार साबित हुए। उन्होंने कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया, बल्कि एक व्यवस्थित 3 चरणीय रणनीति बनाई। सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में अपना एक मजबूत बेस बनाया। दूसरा, धीरे धीरे अपने कब्जे वाले इलाके को तब तक बढ़ाया जब तक कि छोटे कस्बे उनके नियंत्रण में ना आ जाएं, और अंत में प्रमुख शहरों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। इससे बतिस्ता सरकार की पकड़ कमजोर हो गई और उसका प्रतिरोध कुचल दिया गया। लेकिन यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। पहाड़ों में एक तरफ उन्होंने किसानों से जुड़ने के लिए फील्ड अस्पताल, बेकरी और रेडियो स्टेशन बनाए, बीमारों का इलाज किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने अंदर एक बेहद ठंडी और भयानक क्रूरता भी पाल ली थी। अनुशासन तोड़ने वालों या बतिस्ता के समर्थकों के लिए कोई माफी नहीं थी। गुएरा ने खुद ऐसे सैकड़ों लोगों को मौत की सजा देने के आदेश दिए।
उनकी ये सामरिक बुद्धिमत्ता सांता क्लारा की लड़ाई में अपने चरम पर थी। जरा सोचिए, बतीस्ता के सैनिकों की गिनती उनके विद्रोही लड़ाकों से 10 गुना ज्यादा थी। जी हाँ, पूरे 10 गुना। इसके बावजूद चे ने एक आत्मघाती दस्ते का इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि एक ऐसी निर्णायक जीत हासिल की जिसने पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। सांता क्लारा में मिली इस भयानक हार के बाद तानाशाह फुल्जेंशियो बतिस्टा को समझ आ गया कि अब खेल खत्म हो चुका है। 1 जनवरी 1959 को उसने क्यूबा छोड़ दिया और कथित तौर पर $300 मिलियन यानी 30 करोड़ डॉलर की भारी भरकम संपत्ति लेकर डोमिनिकन गणराज्य भाग गया। भाग 4, क्रांति का शासन, उद्योग की ओर बदलाव। हवाना में एक विजेता के रूप में कदम रखने के बाद उच्च शिक्षित गुएरा स्वाभाविक तौर पर इस नई लेकिन अनुभवहीन सरकार का दिमाग बन गए। लेकिन यहीं हमें एक बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। एक सफल सैन्य कमांडर बुनियादी प्रशासन में बुरी तरह फेल हो रहा था। 1961 में उद्योग मंत्री के तौर पर उनका लक्ष्य क्यूबा को तुरंत एक औद्योगिक समाज में बदलना था, लेकिन वे विनिर्माण की जटिल आर्थिक सच्चाइयों को समझ नहीं पाए। उन्होंने कृषि उपकरणों को ही पिघलाकर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया। नतीजा, जो सामान बना वो बेहद खराब क्वालिटी का और बहुत महंगा था। इस नीति ने किसान वर्ग को काफी नाराज कर दिया और क्यूबा की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई, जिसके बाद 1964 में वे एक विश्व भ्रमण पर निकल गए। अब आते हैं उनके सफर के आखिरी पड़ाव पर। भाग 5, अंतिम अभियान, कांगो और बोलीविया। अपनी क्रांति के विजन को दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलाने की चाह में उन्होंने पहले कांगो में 7 महीने का एक अभियान चलाया जो पूरी तरह असफल रहा। इसके बाद अक्टूबर 1966 में वो बिल्कुल गुप्त तरीके से बोलीविया पहुंच गए। बोलीविया में बिताए गए उनके 11 महीने क्यूबा की सफलता से बिल्कुल अलग थे। वहां की स्थिति सच में बेहद निराशाजनक थी। उन्हें एक बाहरी, विदेशी श्वेत व्यक्ति माना गया जिस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। वे अपनी इस नई क्रांति में एक भी स्थानीय आदिवासी को नहीं जोड़ पाए। उनका पुराना अस्थमा भी अब जानलेवा हो चुका था और क्यूबा वाली आक्रामकता भी अब गायब थी। अंततः उनकी छोटी और थकी हुई टुकड़ी को बोलीविया के स्पेशल फोर्सेस ने घेरकर खत्म करना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 1967 को योरो घाटी में उन्हें पकड़ लिया गया। अपनी जिंदगी के आखिरी घंटों में एक स्कूल हाउस में बंदी होने के बावजूद उन्होंने जूलिया कोर्टेज नाम की एक स्थानीय टीचर को वहां की खराब हालत दिखाते हुए समझाया कि वे इसी सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। 9 अक्टूबर को अपने जल्लाद मारियो टेरान के सामने बिना किसी खौफ के खड़े होकर उन्होंने अपने मशहूर अंतिम शब्द कहे, मुझे पता है कि तुम मुझे मारने आए हो, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मारने जा रहे हो। इन सभी तथ्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के बाद एक ऐतिहासिक विरोधाभास हमेशा के लिए छूट जाता है। दोपहर 1:10 पर जिस बहादुरी से उनकी मौत हुई, उसने एक अमर शहीद को जन्म दिया, लेकिन उनके जीवन की क्रूरता, विरोधियों का सफाया और सत्ता में रहते हुए उनकी आर्थिक नीतियां एक बहुत ही जटिल विरासत छोड़कर जाती हैं। क्या टी-शर्ट पर छपा वो स्टाइलिश और आदर्शवादी प्रतीक इस पूरी और अक्सर निर्मम सच्चाई को बयां करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऐतिहासिक सच्चाई पर हमें हमेशा विचार करने पर मजबूर करता रहेगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।